Hello, dear students. After a long break, I am here to give you some tips for how to prepare physics for HSC exam. अभी जो रिज़ल्ट देखा है हमने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो PCM ग्रुप है तो उसमें वो अच्छा नहीं कर पाए. ओके, सो एज पर माय ऑब्जर्वेशन के स्टूडेंट अभी तक HSC एग्ज़ाम के लिए, मतलब आपके बैच के स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है. जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास तो अभी तक टेक्स्ट बुक भी नहीं है. ठीक है, अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो यू कैन सर्च इट फॉर ऑनलाइन. बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सेशन आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं. और फिर भी अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं ऑप्शन है तो यू कैन जस्ट पुट प्रिंट आउट्स, बिकॉज वी हैव सेंड PDF कॉपी टू ऑल ऑफ यू. Okay, that one thing is very important, because see, textbook is the only reference book regarding that the contain. Okay, the updated PDF only. So updated PDF जो हमने भेजी है वही आपको गाइड करेंगी थ्रू आउट दिस academic year. तो सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट बुक आपका फिजिक्स के लिए आपके पास होना ही चाहिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. सबसे पहले तो फिज़िक्स क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं. कुछ कुछ स्टूडेंट तो बहुत बार पूछते हैं कि ठीक है, E = MC², लेकिन यूज़ कहाँ करना है ये हमको तो पता ही नहीं होता, क्योंकि हमको ये एक्चुअली क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी ये क्लासरूम में पढ़ाना पॉसिबल हमारे पास नहीं है. तो जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका एक अल्टीमेट एप्लीकेशन होता है, जो कि मैं आपको आपके वीडियो सेशंस में बताती भी हूँ. जैसे कि हमने डायोड पढ़ा तो उसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर इंजीनियर्स, यू आर द फ्यूचर डॉक्टर्स. ओके, यू कैन बी अ गुड साइंटिस्ट. ये सारी चीज़ें आपने साइंस ली है तो आपको तो कुछ ना कुछ, मतलब फिज़िक्स आपके साथ अभी लाइफ टाइम रहने वाला है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस पढ़ लिया और ख़त्म हो गया, नहीं. फिज़िक्स कैन बी कोरिलेटेड विथ वेरी वास्ट ब्रांचेस लाइक ऑटोमोबाइल इंजीनियर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में. ओके, और मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत सारी वास्ट एप्लीकेशन है. फिज़िक्स आपको लाइफ टाइम छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए आपको फिज़िक्स को सबसे पहले तो समझना होगा. अगर हमको किसी इंसान के साथ हमेशा रहना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो वेरी वेल अबाउट दैट पर्सन. फिज़िक्स भी ऐसा ही है, तो क्यों ना उससे फ्रेंडशिप करके चले. ठीक है, हार्ड है, बहुत लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट तो बहुत हार्ड है, हमको समझ में नहीं आता, इंटरप्रेट नहीं करते आता. इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को फिज़िक्स क्यों हार्ड लगता है और वो समझ में क्यों नहीं आता है. सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि फिज़िक्स सब्जेक्ट ये है कि आपको विजुअलाइज करना है खुद, ना कि वो रट्टा मार के सिर्फ लिखने वाली चीज़ है. फिज़िक्स जो रट्टा मारेगा उसको वो समझेगा ही नहीं एंड तक, तो वो एग्ज़ाम में इंटरप्रेट भी नहीं कर पाएगा. तो कोई भी लॉ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पास्कल लॉ लीजिए. अभी मैंने लास्ट सेशन में जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा रहे थे तो उसमें पास्कल लॉ मैंने आपको सिखाया कि पास्कल लॉ क्या है. अगर हम उसकी एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में देखें, लाइक पास्कल लॉ का डे टू डे एप्लीकेशन कहाँ पे, टूथपेस्ट में कह सकते हैं. ठीक है, तो वो टूथपेस्ट अगर आपको तब याद आया देन यू कैन राइट द होल स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स. लेकिन जब भी हम आप, मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. कब, जब आपको वो लॉ आपके डे टू डे लाइफ से आप रिलेट कर पाओगे, आप विजुअलाइज कर पाओगे. आप क्या याद करोगे कि अरे हाँ, टूथपेस्ट से मतलब पेस्ट जब निकलती है, दैट कैन बी पास्कल लॉ. तो फिर आप उसको धीरे धीरे याद करना शुरू करोगे. हाँ, ये स्टेटमेंट ऐसे ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि द प्रेशर एट वन पॉइंट कैन बी ट्रांसफर टू इक्वल टू द ऑल पॉइंट्स. ओके, तो ये हम चीज़ें लिख सकते हैं कब, जो विजुअलाइज करेंगे.
दैट मीन्स फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि हवा में सोचो। जब भी मैं आपको फिजिक्स पढ़ाती हूँ, मतलब आप बोर्ड पे देख रहे हो, साइमल्टेनियसली आप हवा में सोच रहे हो कि हाँ, देखो कोई आपको एटम, न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल्स, ये वाली चीज़ें आपको कोई दिखा नहीं पाएगा। आपको जो कुछ करना है वो इमेजिनेशन में देखना है। ठीक है। ये वाली जो मतलब ऐसी चीज़, अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है तो कोई प्लैनेट उठा के आपको दिखाया नहीं जा सकता। आपको एक तो वो विजुअलाइज करना है, या तो फिर इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देखनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर पाओगे ना, आपको फिजिक्स अपने आप अच्छा लगने लगेगा। हाँ, डेरिवेशंस है, बहुत चीज़ें हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो डेरिवेशंस आपको कैसे ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अब देखिए, हम क्या बोलते हैं कि लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। एज द अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड कि लॉजिक अगर आपको ए पोजीशन से बी पोजीशन में ही लेके जा सकते, लेकिन इमेजिनेशन तो आपको वर्ल्ड टूर क्या, आप यूनिवर्स टूर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। और फिजिक्स यही है, बेस ही यही है कि चीज़ें विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। अब ये सारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े जो डिस्कवरीज किया, यहाँ इनका ओरिजिन क्या था? इनका ओरिजिन यही था। ये पहले अपने दिमाग में ही खिचड़ी पका लेते थे। हाँ, ये चीज़ ऐसी हो सकती है, हाँ ये चीज़ वैसे हो सकती है, बस फिर उसको प्रूव करते गए। और ये साइंटिस्ट ऐसे ही बने क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग ही इमेजिनेशन से किया। तो अभी भी मैं आपको यही कह रही हूँ, अगर फिजिक्स बहुत अच्छे से समझना है, लाइफ टाइम उसके साथ फ्रेंडशिप बना के रखनी है, और अगर आपको वो सब्जेक्ट खुद के लिए इजी बनाना है, तो जस्ट मेक फ्रेंडशिप विथ इमेजिनेशन। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फंडा आई एम टेलिंग यू, हाउ टू गेट फ्रेंडली विथ फिजिक्स। ठीक है। द वेरी फर्स्ट स्टेप, अगर आपने पढ़ाई शुरू करनी है, सपोज आज आपने ये वीडियो देखा और आज आपने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया कि चलो आज तो मुझे ये सब जो है लाइक फिजिक्स आज मुझे स्टार्ट करना ही है। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, सबसे पहले तो आपके पास आपकी हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक होना ही चाहिए। एक तो ऑनलाइन खरीदो, या तो फिर प्रिंट आउट निकालो, कुछ भी करो, या तो फिर मोबाइल में देखो। ठीक है। सो नो योर सिलेबस फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि आपको सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है। इसका बेसिक आपका 11th में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। और देखो कि इसमें से सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाइए। सिंपल क्यों, पहले सिंपल ही क्यों पिक करना है? क्योंकि अभी आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ले सकते हैं। ठीक है। वो एक बहुत छोटा चैप्टर है। हम्म, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ले सकते हैं, वो भी बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है। सबसे इजी अगर बोले तो वेव वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो जो छोटे छोटे चैप्टर है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हो। ठीक है। तो आपने पहले चूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेशन चूज़ करते। ठीक है। ऑसिलेशंस चूज़ किया। अब ऑसिलेशन छोटा सा चैप्टर है, पहले तो पढ़ लेंगे ऑसिलेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको आपके टॉपिक का नाम जो है वो अच्छे से पढ़ना है। रीड द टाइटल केयरफुली। आधा गेसिंग उधर ही आ जाता है कि इस चैप्टर में क्या होना चाहिए। ठीक है। अब ऑसिलेशन का मीनिंग समझ लीजिए। ठीक है। रीड ईच टॉपिक थ्राइस। एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, उसको फुल कंसंट्रेशन में पढ़ लीजिए। ठीक है। 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसे पूरा पढ़ लो। फिर उसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्या लगा, अंडरलाइन करते जाओ। हाँ। और जो प्रेजेंटेशन है बुक में, इवन दो टेक्स्ट बुक में भी
आपका एक हाइलाइटर या फिर अंडरलाइन करने वाली पेंसिल, तो पेंसिल प्रिफ़र कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम खुद लिखेंगे वहाँ पे इरेज करने के लिए ठीक होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेन से लिखा कि नहीं नहीं, फिर वो इरेज करने के लिए, देखिए बुक को नीट एंड क्लीन रखिए। यही चीज़ें आपको जब आप रिवाइज करने के लिए लोगे चैप्टर, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ने के लिए लिया था टॉपिक, तब मैंने उसको ये हाईलाइट करके रखा था। और पेंसिल से करना है, क्योंकि अगर बाद में लगे तो हम कुछ इरेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाता है जिसका मीनिंग हमको पता नहीं होता, तो यू कैन जस्ट पुट दैट वर्ड इनटू गूगल डिक्शनरी, तो अपने मदर टंग में भी आपको उसका मीनिंग आप तभी के तभी उधर लिख लो। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चैप्टर पढ़ने के लिए लोगे तो फिर से वही चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। इट विल हेल्प अस टू रिड्यूस द टाइम। ओके। जैसे सपोज सस्पेंडेड वर्ड है, सस्पेंडेड को हम हैंग भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबली यू हैव टू यूज सस्पेंड वर्ड, क्योंकि एक मॉडरेटर पे हमको इम्प्रेशन भी बनाना होता है कि यस वी आर यूजिंग द साइंटिफिक वर्ड्स और द टेक्निकल वर्ड्स। ओके। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद आपने टॉपिक को 3 बार पढ़ा, 3 बार 2 बार, इट्स अप टू योर कंसंट्रेशन लेवल एंड योर ग्रास्पिंग लेवल। कितने कंसंट्रेशन से पढ़ा, अगर कंसंट्रेशन से पढ़ा तो एक टाइम में वो समझ में आ जाता है। ठीक है। अगर ग्रास्पिंग लेवल अच्छा है तो दूसरे टाइम आपको पढ़ने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंसंट्रेशन से पढ़ते हो तो 2 बार भी हमने पढ़ लिया तो भी दैट्स फाइन। अब पढ़ लिया, अंडरलाइन हो गए, हाईलाइट कर ली चीज़ें कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर पूरा चैप्टर ऐसे कर कर के पढ़ लिए और फिर खुद के नोट्स बनाना शुरू हो गए। ओके। नोट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। और फिर अपनी जो नोट्स है, आप देखोगे कि ये जो फिजिक्स के चैप्टर है वो 20-20 25-25 पेजेस के है। लेकिन हमें थोड़ी ना इतना सब, मतलब हमें थोड़ी ना कोई बहुत बड़ी बुक लिखना है। हमें सिंपल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो हमें जब हम रिवाइज करने के लिए लेंगे चीज़ें, तो हमें टेंशन नहीं आना चाहिए इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक देख के। हम टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा साइड में ही रखेंगे जब हमको चीज़ें सिर्फ रिवाइज करनी है। तो नोट्स निकालेंगे। अब नोट्स निकालने के लिए 20 या 25 पेजेस का चैप्टर हम 3 या 4 पेजेस में कैसे श्रिंक कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट मैप, माइंड मैप, ट्री डायग्राम्स। मतलब हम जो ये कंसेप्ट मैप वगैरह बनाएंगे वो हमारे समझ के लिए होंगे। लाइक अगर कुछ कोरिलेशन है एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो हम वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बना लेंगे। तो और थोड़ी सी नोट्स जब बनाते हो ना आप, तो हैंड राइटिंग क्लीन एंड नीट होना चाहिए। कलर यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा ना तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आप में आ जाएगी पढ़ाई करने के लिए। अगर आपने डिसाइड किया सुबह से मैंने अगर मेरे ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गए, अभी मुझे सिर्फ 3 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है तो 3 घंटे में कब होगा? एक तो सबसे पहले कंसंट्रेशन लेवल अच्छी है, जल्दी जल्दी पढ़ लिए और जल्दी जल्दी कंसेप्ट मैप बनाना शुरू कर दिए। अब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप अभी हैबिचुअल नहीं हो इन चीज़ों को लेके। स्कूल में क्या था, सब आपको स्पून स्पून फीडिंग था, लेकिन अभी 11th और 12th में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और अभी पर्सनली टीचर से हमारी बात भी नहीं हो पाती, तो जो कुछ करना है आपको खुद से ही करना है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो और आपको टिप देना चाहूँगी कि आप कंपेरेटिव स्टडी करिए। अब कंपेरेटिव स्टडी क्या होता है मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये देखिए, थोड़े से मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, लाइक कंसेप्ट मैप मतलब क्या है, ट्री डायग्राम क्या होता है, थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म आ जाएगा ना तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद कंपेरेटिव मतलब क्या,
आपको ये यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म दिख रहा है, पैरामीटर, डेफिनेशन, एग्जांपल, एक्स एंड वाई। अब पकड़ के चलिए कि एक्स एक फिनोमेना है, वाई एक अदर फिनोमेना है, और दोनों में थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिनेशन में। तो हम क्या करेंगे, पूरे पैरामीटर्स एक कॉलम में लिखेंगे और दो कॉलम में वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो वहाँ पे लिखेंगे और उनका वन बाय वन डिस्क्रिप्शन देते जाएंगे। मतलब एक्स और वाई अल्टीमेटली हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अब आप अगर x पहले पढ़ोगे और फिर y पढ़ने के लिए जाओगे ना, तो आप x को भूल जाओगे, ठीक है, और y को फिर अगर फिर से x को रिवाइज किया तो y को भूल जाओगे। लेकिन अब जब ये कंपेरेटिव स्टडी करते हो ना, तो आप कंपेयर करते हो दोनों के डिफरेंसेस। तो जब पेपर में आपको ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन आएगा, या फिर शॉर्ट नोट ऑन एक्स आएगा या फिर शॉर्ट नोट ऑन वाई आएगा, तो आप ये इतने अच्छे से लिख पाओगे क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होता है ना, तब आपने ऑलरेडी इसका कंपेरेटिव स्टडी किया है। सो ये कंपेरेटिव स्टडी करोगे ना तो टाइम भी बचता है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट तो ऐसा नहीं कि अलग एक्स पढ़ा फिर अलग वाई पढ़ा, नहीं, आपने एट ए टाइम दोनों को पढ़ के दोनों को कंपेयर किया और नोट्स निकाले, ठीक है। तो ये है कंपेरेटिव स्टडी। फिर डायग्राम। अब समझिए आपने कंडक्शन पढ़ा है, ठीक है, कंडक्शन पढ़ा, जैसे हीट ट्रांसफ़र चैप्टर में आपने कंडक्शन पढ़ा। अब कंडक्शन मतलब क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या है कि वाटर इज़ बॉइलिंग, तो उसकी छोटी सी डायग्राम आपने आपके नोट्स पे निकाल दी। कन्वेंशन मतलब क्या, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सी वाटर, उसको हम कन्वेंशन बोल सकते, तो उसकी हमने एक डायग्राम निकाल दी। रेडिएशन मीन्स व्हाट, द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ इज कॉल्ड एज रेडिएशन, तो वो एक डायग्राम निकाल ली। मतलब जैसे आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बहुत इजी हो गया। आपको कंडक्शन की डेफिनेशन भी लिखते आएगी, ठीक है। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द मॉलिक्यूल्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पोजिशन टू पोजिशन। और अगर कन्वेक्शन में पूछा है, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन। ओके, देखिए आपको हीट ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट जंक्शन टू कोल्ड जंक्शन। मतलब ये जो सिंपल सिंपल डायग्राम आपको आपके नोट्स में बना के रखनी है, ठीक है। अब कंपैरिजन कैसे करोगे, जैसे आपको फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव स्टडी करना है इन बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो कैसे करोगे, एक टेबल होगा डेफिनेशन का, हाँ, और एक दूसरा होगा कॉलम, सॉरी, एग्जाम्पल का, ओके, और उसके बाद थर्ड कॉलम होगा ड्राइंग मतलब एग्जाम्पल का। तो यहाँ पे एक ही टेबल में हमने तीनों चीज़ें एक साथ पढ़ ली, और फिर कन्फ्यूजन का तो कुछ डाउट ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफ्रेंशिएट करके ही पढ़ा है, तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। सो दिस इज कंपैरिजन। अब राइटिंग प्रैक्टिस क्यों इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में, देखिए अब तक हमने जो प्योर साइंस पढ़ा है 10th तक, उसमें इतने बड़े बड़े डेरिवेशंस नहीं थे, ठीक है। अभी लेकिन क्या हो रहा है, 11th और 12th में आपको बड़े बड़े डेरिवेशंस आएंगे जिसमें इंटीग्रेशन होगा, डेरिवेशन होगा, ये सारा आपको मतलब इन शॉर्ट लर्न करना है। लेकिन जब भी आप एक बार पढ़ते हो, एक बार अगर कंसंट्रेशन से पढ़ लिया, तो थ्योरम आपको ठीक है पहले समझ में आ जाएगा, लेकिन यू कांट रिट्रीव इट ऑन पेपर। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पढ़ लिया और मैं जैसा के वैसा एकदम लिख पाऊंगा, यही आप गलती करते हो। आप क्या करते हो, लास्ट के 1 मंथ में ही ऐसे रट्टा मारने का ट्राई करते हो और विदाउट एनी राइटिंग प्रैक्टिस पेपर लिखने के लिए चले जाते हो। फिर आपको ध्यान में आता है कि मैं तो ये वाली स्टेप भूल गया, वो वाली स्टेप भूल गया, फिर आपको समझ में नहीं आता कि पेपर में गड़बड़ कहाँ हुई। हमारा माइंड इतना भी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता चीज़ें, आपको उसको ऐसा समझिए कि जब आप पढ़ते हो ना, आपका जो इंफॉर्मेशन है दैट गोज इन टू रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है, आपका वो रैम में नहीं जाएगा। रैम में कैसा होता है, परमानेंटली वहाँ पे छप जाता है। तो आपको रैम में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इसेंशियल, ठीक है। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, 3 बार पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, लिख के देखो। लिख के देखने के बाद आपको समझ में आएगा, अरे मैं यहाँ पे तो भूल रहा हूँ, फिर से बुक ओपन करके देख लो,
और फिर से लिखो। ऐसे आपको पहले तो 3-4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको इस प्रोसीजर की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप 4 से 3 बार लिखने में ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आपको 2 ही बार लिखना पड़ेगा पूरा अच्छे से आने के लिए, क्योंकि ये सारी जो फिजिक्स की चीज़ें हैं ना, ये इंटर रिलेट करती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये चैप्टर का उस चैप्टर में भी आपको कभी कभी यूज़ होता है। अब आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, डेरिवेशन फॉर एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको ये डेरिवेशन सबसे पहले कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो आपको डायग्राम समझ के लेनी है। सो डायग्राम मतलब वन पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर उसका पाथ, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फिर उसके नोटेशंस। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई तो नोटेशंस भी समझ में आ गए। फिर उस डायग्राम को आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे। और धीरे धीरे ये अच्छे से पढ़ के आप 2 बार लिख के देखो। 2 बार लिखने के बाद हो सकता है कि थोड़ी सी 1-2 मिस्टेक हो जाए, फिर से बुक ओपन करो, फिर से देखो कहाँ गलती हुई, फिर से एक बार लिख के देखो। ऐसा करके आप उस डेरिवेशन में एकदम पक्के हो जाओगे। ठीक है, फिर आपके नोट्स में आपने एक शॉर्ट में ये डेरिवेशन लिख लिया। ठीक है, अभी इसका आपने एप्लीकेशन भी लिखना चाहिए वहाँ पे, कि एप्लीकेशन या फिर उसका फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला जब लिखते हो उसको बॉक्स करो, हाईलाइट करो उन चीज़ों को जो हमेशा आपको याद रखनी है इसके बाद भी। ठीक है, तो ये हो गया नोट्स निकालने का एक तरीका, राइटिंग प्रैक्टिस करने का तरीका। अब राइटिंग प्रैक्टिस हमको हेल्प कौन कौन सी चीज़ों में करेगा। इट विल इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। मैंने देखा है स्टूडेंट की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होती है और वो उस पर काम भी नहीं करते। देखिए, अलग से आपको काम नहीं करना पड़ेगा आपके हैंड राइटिंग में, आपके राइटिंग प्रैक्टिस में ही आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और पता है, ये जो हैंड राइटिंग है इट डज़ मैटर, क्योंकि जब आपका पेपर कोई भी देखता है तो फर्स्ट इम्प्रेशन अगर थोड़ा सा अच्छा हो जाए ना आपके हैंड राइटिंग को देख के, तो मॉडरेटर थोड़ा सा खुश हो जाता है, एक प्लेजेंट से फीलिंग के साथ वो आपका पेपर चेक करने लगता है। ठीक है, थोड़ा स्पेसिंग होना चाहिए वर्ड्स में, लाइन लाइन छोड़ के चीज़ें लिखो, बॉक्स बनाओ। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें, अंडरलाइन करना सीखो। और इम्प्रूव राइटिंग स्पीड, ये राइटिंग स्पीड को बहुत इम्प्रूव करता है। हमको लिखने की आदत ही नहीं रही है आजकल, तो सब कुछ टाइप करते बैठते हैं, तो ये इम्प्रूव राइटिंग स्पीड। उसके बाद इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा ड्यूरिंग एग्जाम। आपको रिट्रीवल में याद, मतलब क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की है, जहाँ पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे जहाँ पे आप गलत हुए ना, आप मतलब आई एम डैम श्योर कि आप वो एग्ज़ाम में गलती करोगे ही नहीं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंस होता है, दैट विल हेल्प। देन improves टाइम मैनेजमेंट। सो these आर ऑल द importance of writing practice. After that, diagram practice. First of all, to understand any theorem you have to know about the diagram. अगर आपको डायग्राम ही समझ में नहीं आई तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, किसी थ्योरम को समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और 1-2 बार ऑब्जर्व किया फिर निकाल के देखो। आपको समझ में आएगा कि आपने इतना ऑब्जर्व करने के बाद भी आपको डायग्राम में थोड़ा बहुत गलती हो गई है, क्योंकि सिर्फ देखने से आप अच्छे से नहीं निकाल पाते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर और 2 बार निकाल के देखिए, फिर एक बार आप कंफर्म हो जाएंगे। और ये जो नोट निकालने की प्रोसीजर है ना, इसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारी। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम प्रैक्टिस। उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। और बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल बहुत लेंदी लेंदी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको पहले तो आप उसकी लेंथ देख के ही आपको मतलब पसीने छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप क्या करो, न्यूमेरिकल को केयरफुली रीड करो और उसको बाय पार्ट्स करो कि वो क्या कह रहा है, क्या नोन है क्या अननोन है, ये सारा आप एनलिस्ट कर लो। ठीक है, और न्यूमेरिकल के हिसाब से सबसे पहले तो डायग्राम बना लो, अगर उसके लिए कुछ डायग्राम बनती है तो वो डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम बन गई, फिर नॉन वेरिएबल्स को गिवन हेडिंग के अंडर लिख लो, राइट ऑल द नॉन वेरिएबल्स अंडर द हेडिंग गिवन। ठीक है, उसके बाद सारा जो गिवन डेटा है उसको एसआई यूनिट में है कि नहीं देख लो, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो। फिर उसके बाद अननोन वेरिएबल्स के सामने क्वेश्चन मार्क लिखो।
मतलब एक बार ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो आपको फॉर्मूला भी इजीली याद आ जाएगा कि हाँ दीज आर गिवन, दीज आर अननोन, तो हमें क्या करना है। तो उसका जो रिलेटेड फॉर्मूला है, पहले तो सारे फॉर्मूले लिख लो, उसमें से करेक्ट फॉर्मूला जो आपको लगता है कि ये सारा इसमें हो रहा है कवर, तो वो लिख लो। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। पहले तो सबसे पहले आपने सारे ज़ीरोज़ हटा देने हैं और 10 के पावर में लिख लो। क्योंकि क्या होता है, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो लॉग बुक, लेकिन हमेशा लॉग बुक यूज़ करना इज़ नॉट दैट मच ईजी, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो। इसलिए अभी लॉग बुक की प्रैक्टिस भी करना शुरू करो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो मेरा एक है कि मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले सारे ज़ीरोज़ को राउंड कर देती हूँ 10 के पावर में, तो वो इजी हो जाता है मुझे डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। और उससे सिंप्लीफाई करते करते आंसर निकाल लेना। और आंसर निकालने के बाद उसको बॉक्स में डालो, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो हाईलाइट होना चाहिए। और एक प्रॉपर यूनिट लिखो, ऐसा यूनिट जैसे कि आपने एनर्जी निकाला तो जूल होगा, फोर्स है तो न्यूटन होगा, बस उसका यूनिट लिख दीजिए। आपको मतलब न्यूमेरिकल में आउट ऑफ आउट मार्क्स ऐसे मिल सकते हैं। अब पूरी पढ़ाई हो गई, नोट्स निकाल लिए, और अभी टाइम आ रहा है एग्ज़ाम का। और अगर एग्ज़ाम हमारा 1 मंथ में है तो क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बैठने हैं। हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन पेपर तो मिनिमम होने ही चाहिए लास्ट प्रीवियस ईयर के। अब आप बोलोगे हमारा सिलेबस तो चेंज हो गया है, लेकिन आपको एक बार पैटर्न तो समझ में आएगा। थोड़े बहुत कंटेंट इधर उधर रीशफल हो गए हैं, थोड़े से टाइटल चेंज हो गए, लेकिन नियर अबाउट आपका सिलेबस वही है जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर के लिए था। तो आप जस्ट मॉडल पेपर्स निकाल सकते हो साइट पे अगर अवेलेबल है तो, या फिर जस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग कर लो प्रीवियस ईयर के। जो क्वेश्चन आता है, नहीं आता है नहीं आता है, ऐसा समझो कि आपकी एग्ज़ाम शुरू है। बस क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के लिए बैठ जाओ टाइम लगा के, सबसे इम्पॉर्टेंट है तो टाइम लगा के, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक आदत पड़ जाएगी, पेपर पैटर्न तो वैसे ही रहने वाला है। तो आप इतने यूज टू हो जाओगे कि ये जो 4 क्वेश्चन पेपर है आप सॉल्व करोगे ना, और आप जो एचएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, वो 5th क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आएगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये क्वेश्चन पेपर आप खुद ही सेट किया है, क्योंकि आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है कि एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इतनी मतलब फैमिलियर लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो आप इतना अच्छे से वो कर पाओगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है। अब आप समझोगे कि फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा। आपको फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको एम समझना है, आप क्यों परफॉर्म कर रहे हो प्रैक्टिकल। कितने ज़्यादा स्टूडेंट को वही पता नहीं होता है, या फिर किसी किसी को लगता है हम प्रैक्टिकल क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। अरे आप डॉक्टर और इंजीनियर्स बनने वाले हो तो आपको थियोरी साइमल्टेनियसली आपको प्रैक्टिकल भी उतने अच्छे से आना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अवेयरनेस ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस व्हाट शुड बी टेकन वाइल डूइंग द प्रैक्टिकल्स, ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन डू द प्रैक्टिकल्स। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम, पहले तो एम समझ लो, फिर अपरेटस कौन कौन से यूज़ करने हैं, डायग्राम देखो, डायग्राम के हिसाब से कनेक्शंस भी करना है, रीडिंग्स लेने हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस करने हैं ऑब्वियसली विथ लॉग बुक। हमको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। फिर ग्राफ और स्लोप निकालो। बहुत सारे स्टूडेंट को तो स्लोप भी नहीं आता, और ग्राफ निकालते वक्त स्केल तो लिखते ही नहीं है और ग्राफ निकल जाता है उनका अपने आप। तो स्केल पहले मेंशन करिए, फिर उस ग्राफ और स्लोप से जो कंक्लूजन आता है वो कंक्लूजन। लैब में हमेशा कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो हमेशा प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, ये है अपना प्रैक्टिकल का पैटर्न कि 10 मार्क का लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होगा, 5 मार्क्स के लिए एक छोटी एक्टिविटी होगी, और अगेन 5 मार्क्स के लिए और अगेन एक छोटी एक्टिविटी होगी। 5 मार्क्स के लिए वाइवा और 5 मार्क्स का जर्नल।
तो जर्नल भी बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हर एक स्टेप के लिए 1 1 मार्क, मतलब रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन के लिए 3 मार्क्स होते हैं। तो ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। उसके बाद आता है 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कैसे होगा। तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ, मतलब 5 थियरी है तो 2 न्यूमेरिकल्स है ही, ठीक है। ये सारा पैटर्न फिक्स्ड है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो आप इसका हमें स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और ये हमेशा आपके पास रहेगा। और ये है आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम पेपर, मतलब बोर्ड का भी पेपर ऐसे ही होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और ये हमेशा आपके पास रहेगा। सो मुझे लगता है अभी इतना सब कुछ मैंने आपको बताने के बाद शायद थोड़ा मोटिवेशन आपको आया हो, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेस है, लाइक टेक्स्ट बुक है, मेरे जो हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे जो मैं वीडियो सेशंस डालती हूँ वो भी आपको हेल्प करेंगे। नोट्स आप मेरे हेल्प, वो उस वीडियो से भी आप नोट निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपको फिज़िक्स और अच्छे से पढ़ना है, सपोज़ आपको और अच्छे से किसी कंसेप्ट को समझना है, तो वीडियोस देखिए। मैं हमेशा वीडियोस इसलिए आपको बताती हूँ देखने के लिए, एनिमेटेड वीडियोस दैट टू, क्योंकि इंटरेस्ट भी आ जाता है और वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से विजुअलाइज होता है। अगर हम नहीं इमेजिन कर पाए तो वो विजुअलाइज हो जाता है। और कुछ फिर भी आपको थोड़ा डीप नॉलेज और चाहिए, तो ये 2 बुक्स है, इसमें से H.C. वर्मा जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। और आपके खुद के नोट्स, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इतनी बड़ी थियरी होती है, कोई थ्योरम 2 2 पेजेस का होता है, इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस ही इसेंशियल है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से करोगे, मुझे पता है आप टैलेंटेड बच्चे हो, बस थोड़ा फोकस होना चाहिए। थोड़ा सा क्या होता है, आपका मोटिवेशन का ग्राफ अप एंड डाउन चलता है, कभी आप बहुत मोटिवेट होते हो, कभी बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा मोटिवेशन टाइम टू टाइम लेना चाहिए। आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपको पढ़ाई से सैचुरेशन आता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना पढ़ने के बाद भी कुछ जाता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है। अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बोला जाए तो वो सैचुरेशन है, कितना भी इनपुट दो आपका आउटपुट मिलेगा ही नहीं। फिर इस टाइम आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा रूटीन से हट के कुछ अलग भी करना है। चाहे तो आप कुकिंग कर सकते हो घर में, फैमिली के साथ बातें कर सकते हो, मतलब आपको खुद को एक ब्रेक भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर बैठे हो, इससे भी पढ़ाई नहीं होती, सैचुरेशन आ जाता है। लेकिन किसी ने सपोज म्यूज़िक सुन लिया, ये सब होने के बाद एक अलग आपको एनर्जी मिलती है और आप डबल स्पीड से भागने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें देखिए, एचएससी मतलब कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाते हो, या फिर इतना भी टेंशन लेके या स्ट्रेस्ड होके ये चीज़ें हमको नहीं करनी है। हमको ये चीज़ें बहुत ईज़ के साथ करनी है। और ईज़ के साथ कब होगा, जब आप चीज़ों में रेगुलरिटी रखोगे, जब आप चीज़ों में कंसिस्टेंसी रखोगे, तो तभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होगी आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फिज़िक्स इज़ जस्ट मियर अ सब्जेक्ट। बस उसको इमेजिनेशन थ्रू, उसको इंटरेस्ट थ्रू आपको पढ़ना है, और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है। आपका ट्रैवलिंग का टाइम बहुत सेव हो रहा है, आपकी एनर्जी सेव हो रही है, आप एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो, आपको बाहर नहीं निकलना है, तो आपके पास टाइम भी बहुत है और फुल एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब पहाड़ खोदने वाली चीज़ तो नहीं है बोर्ड का एग्ज़ाम, लेकिन हाँ, ये जो परसेंटेज है, बोलते परसेंटेज मैटर नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि परसेंटेज मैटर करते हैं।
कभी कभी तो करते हैं, क्योंकि अगर अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसकी कट ऑफ लिस्ट में आपको बैठना पड़ता है, पर मार्क्स तो अच्छे से चाहिए चाहिए। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जेई नीट और सीईटी का स्कोर कितना भी हो, मतलब आप टॉप भी करें उसमें, लेकिन अगर आपका पीसीएमबी ग्रुप ही 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ नहीं निकला और आईआईटी को 75% अबाउ चाहिए, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको परसेंटेज अच्छे लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे कॉलेज से निकला हुआ मेडिकल स्टूडेंट या फिर इंजीनियर आपको उतनी हाइक मिलती है या फिर उतनी सैलरी वाली आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी भी कॉमन कॉलेज से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड मार्क्स, तो आपको फ़ायदा नहीं है किसी भी कॉलेज से कुछ भी करके। करना है तो रेप्यूटेड कॉलेज से करना है, इंजीनियरिंग कहिए या और कुछ, लेकिन परसेंटेज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है थोड़े। लेकिन अब परसेंटेज कब मिलेंगे, जब आप अच्छी पढ़ाई करोगे तभी परसेंटेज मिलेगा ना। लेकिन अगर आप फिज़िक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री इन चीज़ों को समझ में ही नहीं ले रहे हो, और तो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे। एक तो रट्टा मारने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये बहुत सारी चीज़ें अलग है, रट्टा मारने से नहीं होने वाली। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 12th के मार्क्स आपके रिज्यूम पे लाइफ टाइम रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद हमारा प्लान ए फेल हो जाए, शायद हमारा किसी वजह से इंजीनियरिंग या मेडिकल का ऑप्शन निकल जाए, फिर हमको कभी लगे कि नहीं मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, फिर भी मैटर करते हैं आपके मार्क्स। क्योंकि अगर आपके मार्क्स उतने अच्छे हो, मिनिमम 60% क्राइटेरिया तो वहाँ पे भी है, बैंकिंग में जाना है तो भी अच्छे मार्क्स, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। शायद आपका प्लान आज नहीं कल बदल जाए, तो क्यों हम खुद के लिए ऐसे एक प्रॉब्लम खड़ी रखे लाइफ टाइम कि 12th के मार्क्स कम हैं। तो 12th के मार्क्स जितने अच्छे हो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर प्लेन बीएससी और प्लेन आपका एमएससी भी करना है तो उसके लिए भी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है, तो भी आपके मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो लाइफ में प्लान ए भी रखो, प्लान बी भी रखो आपके पास, ठीक है। तो यही एक मेरा एक ओपिनियन है कि स्टूडेंट ने ये चीज़ें मतलब समझ के करनी चाहिए कि फ्यूचर में हमें हो सकता है कि कुछ अलग भी करना पड़े। इसलिए बाय सेफ साइड के लिए 12th के मार्क्स इतने अच्छे बना के रखो कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और मार्क्स तो अपने आप नहीं मिलेंगे, अच्छी पढ़ाई करोगे तो ही मिलेंगे। तो ये था मेरा सेशन आपके लिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि ये लेक्चर मैंने क्यों आपके लिए रखा था। बेस्ट विशेस फॉर यू।